कैसे हो भाई आप सारे। दरअसल मेरे को अभी मैंने एक ट्रेलर देखा मूवी का बैड न्यूज़, विक्की कौशल की एक मूवी आ रही है और मेरे को बिल्कुल ये सही टाइम लगा क्योंकि मेरे बैक ऑफ द माइंड में एक बात चल रही थी जो बोलनी थी पर बोलने का सही मौका नहीं मिल रहा था। और ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं होगी क्योंकि जो मैसेज है वो भी इतना ज़्यादा खास कोई डेटा ड्रिवन नहीं है बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा पहले समराइज कर देता हूँ कि उस मूवी में क्या था, मूवी नहीं सॉरी ट्रेलर में क्या था। बैड न्यूज़ का ट्रेलर अभी तक मूवी का आया है। उसमें जो एक्ट्रेस है एक्चुअली वो प्रेग्नेंट हो जाती है लेकिन उसको पता नहीं होता कि उसका बाप कौन है, बच्चे का बाप कौन है। ऐसा प्रोबेबली क्यों हुआ होगा क्योंकि बहुत ही कम टाइम के अंतराल में दो व्यक्तियों के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड करा होगा। बाद में फिर जब टेस्ट वगैरह कराए गए तो पता चला कि जो बच्चा है वो दोनों का ही है। अब पता नहीं ट्रेलर से पूरी तरीके से क्लियर नहीं। पहले मुझे इससे पूछनी है, क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पे अगर कोई मेडिकल डॉक्टर या फिर कोई एक्शन इंसान जो प्रॉपरली इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, एक्चुअल में क्या ये सब पॉसिबल है? पहली चीज क्वेश्चन ये आता है क्योंकि एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है स्पर्म कंपटीशन का, जो कि ऑब्वियसली प्राइमेट्स एंड मैमल्स में ओकेजनली अकर करता है, जहां पे कि बेसिकली एक फीमेल को बहुत सारे मेल संभोग करते हैं और स्पर्म में कंपटीशन चलता है। तो उससे क्या होता है, उसमें सबसे बेस्ट स्पर्म जो होगा लाइक तो बेस्ट, अगर हम सिंपल एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो हमारा गोल क्या है स्पीशीज का, स्पीशीज प्रोपगेशन एंड ऑल्सो जेनेटिकली स्ट्रांग हो। मेरे दिमाग में स्पर्म कंपटीशन मुझे पता है। मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ लोगों से, क्या ये जो प्रेमिस भी रखा है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और कितना, या तो बेसलेस ही है कंप्लीटली, अगर होता भी है तो इसका प्रेवलेंस क्या है? नहीं हो पाता कि बच्चा एक बच्चा है या ट्विंस है। हाँ, ये भी मैं सोच रहा था कि मेरे को मुझे लगा कि ओके तो ट्विंस हुए हैं क्या, क्योंकि ये दिखा रहे हैं काइंड ऑफ कि दो एग्स फर्टिलाइज हो गए। सीन है इस मूवी के थ्रू एक चीज बड़ी क्लियरली होती है जो बॉलीवुड और कैमरा इंडस्ट्री बहुत लंबे टाइम से कर रहा है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स को नॉर्मलाइज करना। बात शुरू करते हैं बड़ी प्रैक्टिकली। ये टाइम ऐसा आ चुका है 2024 का कि इस टाइम पे ये मानना कि भाई अरेंज मैरिज टोटली सक्सेसफुल है वही करनी चाहिए, ये सही नहीं होगा। टाइम के साथ हमें भी मॉडर्नाइज होना पड़ता है और हम अपने पसंदीदा इंसान को खुद चुने, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसीलिए या फिर ऑल्टरनेटिव अरेंज मैरिज का सिस्टम है, मे बी सिस्टम में फॉल्ट नहीं है बट सिस्टम को इवॉल्व करना चाहिए टाइम्स के हिसाब से। जितना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, जो फ्लेक्सिबिलिटी जैसे 90s में अवेलेबल नहीं थी हमारे माता पिता को। हमने कहानियां सुनी हमारे बुआ के, मेरे फूफा की कहानी मेरे फूफा हमको बताते थे बड़े हंस हंस के, कि उन्होंने हमारे बुआ को देखा ही नहीं था, शादी के बाद देखा उन्होंने। वो तो यार घंघोर इम्प्रैक्टिकल चीज हो गई प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंसान के पास चॉइस ही नहीं। माँ बाप ने कहा करो तो करो, भारी हद तक भाई अब लोगों को बात करने का वो दिया जाता है, स्पेस होता है, तुम अपनी कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, लोगों के पास ऑटोनॉमी होती है कि तुम नहीं कह सकते हो, जिसको नहीं करना वो नहीं करता है। लोग मल्टीपल लोगों के साथ बातें करते हैं। श्योर कई जगहों पे अभी भी ये सब चीजें नहीं हो रही होंगी, बट एक सिस्टम को अगर तुम इवॉल्व करो जहां पे तुम अगर उसको उस लेवल पे, और यहां पे वर्ड मॉडर्नाइज नहीं है एक्चुअल में, वर्ड है प्रैक्टिकल, एफिशिएंट बनाओ कि वो आज के दायरे में जो इंसान की नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करते हुए वो सिस्टम बुलंद वे में फंक्शन कर रहा है। एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो ऐसा नहीं है कि लव ही आंख बंद करके कहो कि हाँ, बहुत ज्यादा लोग बैठे जो प्रताड़ना में है रिलेशनशिप की, थप्पड़ घूसे लाते सब चल रही हैं, इंसान तड़प रहा है, कट रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं प्यार के नाम पे भाई मैं उसको छोड़ नहीं सकता, मैं प्यार के नाम पे रिलेशनशिप ब्रेकअप नहीं कर सकता। ऐसे कितने रिश्ते हैं भाई, वो भी फिर शादियों में कन्वर्ट होते हैं, परिवर्तित होते हैं। रिलेशनशिप्स भी बिल्कुल गलत नहीं है। अब एक इंसान एक ही रिलेशनशिप हो उसकी, ये भी जरूरी नहीं है क्योंकि कई बार इंसान जो स्टार्टिंग के महीने भर में या 10 दिन में दिखाने की कोशिश करता है अपने आप को, उससे कई बार वो बहुत ही बदमाश टाइप का आदमी निकल जाता है, या इवन औरत भी निकल सकती है। इनफैक्ट ऐसी सिचुएशन में अगर इंसान को प्यार हो जाए तो फिर दिल टूटता है और काफी डिप्रेस टाइप की लाइफ हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी इंसान के 2-3 रिलेशन हो जाते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। आपको मैं फिर समझ नहीं पाया भाई इस बात को, थोड़ा सा माफ करना जो लोग देख रहे हैं, मैं समझना चाहता हूँ इस चीज को। उसकी ये भी जरूरी नहीं है क्योंकि कई बार इंसान जो स्टार्टिंग के महीने भर में या 10 दिन में दिखाने की कोशिश करता है अपने आप को, उससे कई बार वो बहुत ही बदमाश टाइप का आदमी निकल जाता है, या इवन औरत भी निकल सकती है। ओके, सो जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो अपने सामने जो दिखा रहे होते हैं मे बी वो सच नहीं है, हम एक्चुअल में बहुत ही बदमाश टाइप इंसान निकल सकते हैं पीछे से, तो हम काइंड ऑफ छल कपट कर रहे हैं। इनफैक्ट ऐसी सिचुएशन में अगर इंसान को प्यार हो जाए तो फिर दिल टूटता है और काफी यस, तो अगर सामने वाले को उस छल कपटी इंसान से प्यार हो जाए तो उसका दिल टूटेगा क्योंकि वो इंसान कुछ और निकला, डिप्रेस टाइप की लाइफ हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी इंसान के 2-3 रिलेशंस हो जाते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। आई अंडरस्टैंड नाउ व्हाट ही इज सेइंग इज कि अगर तुम किसी के छल कपट में आके विक्टिम बन गए and then that does count as a relationship, it's understandable. Okay, आपको अपने लाइफ पार्टनर चूज करने में टाइम लगता है और फैक्ट
भी बातें हैं कि आपकी कंपैटिबिलिटी किसके साथ बैठती है, किसके साथ नहीं बैठती। अरेंज मैरिजेस में आजकल के ज़माने में चीज़ें बहुत चेंज होने लग गई हैं। अब एक इंसान ऐसा है जो कानपुर का बंदा होगा, जॉब बेंगलोर में कर रहा है। एक इंसान ऐसा होगा जो शायद दिल्ली का हो, लेकिन उस जो बंदा है वो जॉब कर रहा है अमेरिका में पिछले कई सालों से। तो उससे ये एक्सपेक्ट करना कि भाई वो घर आके और फिर अरेंज मैरिज करेगा या लड़की को देखभाल के शादी करेगा, ये शायद ना पॉसिबल हो। उसकी है, पॉसिबल है, और बहुत लोग करते भी हैं। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हम जिसे प्यार करते हैं, पहले चीज तो हमारा दिमाग में द कंसेप्शन, हम जिसको प्यार कर रहे हैं उसकी ही एक उल जुलूल परिभाषा है, क्योंकि उसका डायरेक्ट हम कंपैरिजन या फिर जो एग्जांपल हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम अमेलगमेशन के, जो इंस्टाग्राम ने हमें पैदा करके दिया है। तो आंख का तारा हम जिसको बनाना चाहते हैं वो इंसान नहीं है, वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल रूप से मैं किसके साथ अपनी गृहस्थी बसाना चाहूंगा, इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। वो है मेरी फैंटेसी मुझे मिल जाए। अरेंज मैरिज में हम रिवर्ट कर रहे हैं एज अ डिफीटिस्ट एटीट्यूड की तरह, इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग कि हमें यहाँ पे गृहस्थी बसानी है। मुझे गृहस्थी बसाने के लिए ऐसा इंसान क्या चाहिए होगा, क्योंकि जो मैं प्यार की महिमा में या प्यार की जो नशा है इसके बेसिस पे अगर मैं शादी कर रहा हूं तो मैं इतना लिख के दे रहा हूं आपको कि ये तो 2 साल की बात है, वो चला जाएगा। कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ आप एक प्रैक्टिकल वे में, एफिशिएंट वे में फंक्शन कर पाओ। ये है बेसिस मैरिज का। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है, वो मैरिज चलती है, यहां से हम कनेक्टेड हैं। इस इंसान के साथ अगर मैं बैठता हूं, कम्युनिकेशन बहता है, फ्लो होता है। अब वो सेक्सुअल कम्युनिकेशन भी हो तो भी गजब है। वो शादी फिर वो इंटीमेसी रोमांस में भी पूरी तरह से ऊपर रहेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन दोनों का ऐसा है कि भाई अगर मेरे दिमाग में जो नोटी नोटी ख्याल आते हैं वो ये हैं, वो मैं उनको दबा के रखता हूं। अगर अपनी स्पाउस को ही नहीं बता रहा तो भाई सेक्सुअल इंटीमेसी भी घुसी रहेगी। कंपैटिबिलिटी डिफरेंट हो तो प्रैक्टिकली ये चीज़ समझ में आती है कि इंसान को अपना लाइफ पार्टनर खुद ही चूज करना है। 100%। बट यही बात है ना, हमें खुद ही नहीं पता हम चूज क्या कर रहे हैं और हमें चाहिए क्या। हम फैंटेसी के पीछे भाग रहे हैं आज के टाइम पे स्पेशली, और इसलिए इंसान ब्लंडर करता रहता है और तुम ब्लंडर करते रहोगे। उसके बाद तुम बैठ के एक दोनों जेंडर वॉर करते रहो, दूसरों को गाली बकते रहो। बेटर ऑप्शन है, लेकिन एट द सेम टाइम जब ये रिलेशनशिप्स की शुरुआत होती है ना, तो जो कैमरा इंडस्ट्री है जो नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है या अपने पैसे कमाने की कोशिश करती है फिल्में चला के या जो भी सीरियल्स वगैरह चला के, उसमें प्रॉब्लम ये है कि चाय अगर ज़्यादा मीठी हो जाए तो किसी काम की नहीं है। अगर एक्सेसिव रिलेशनशिप्स को एंटरटेन करा जाएगा, उसको नॉर्मलाइज करा जाएगा, तो ये अरेंज मैरिजेस से भी ज़्यादा खतरनाक है। इससे बेहतर तो ये होता है अरेंज मैरिजेस खतरनाक नहीं है मेरे पर्सनल ओपिनियन में। तो रिसर्च सिंपल ये कहती है कि भाई मूवीज, टीवी शोज, टीवी सीरीज, तुम जो भी देख रहे हो, सोशल लर्निंग ले लो, मॉडलिंग बिहेवियर को ले लो तुम, कि हम मॉडल करते हैं अपना बिहेवियर, तो इस पे तो प्रूवन है कि हम मॉडल करते हैं अपना बिहेवियर। मैं ये जानने को क्यूरियस हूं, मैं इसमें आई थिंक आई विल रिसर्च इनटू दिस वेरी मच कि हमारी इंटेंसिटी क्या है, टू व्हाट डिग्री डू वी मॉडल आवर बिहेवियर। मेरे अनुमान के हिसाब से मेजॉरिटी पर्सनालिटी जो हम रचना करते हैं, जिस तरह से हम अपना बिहेवियर रचना करते हैं, जिस तरह से हम बातें करते हैं, जिस तरह से जो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी सोच होती है, हम काफी चीजें हम सिंपल बोरो कर रहे हैं। ये ठीक ही चीज तो लग रही है तो इसी थॉट को मान लेते हैं। हाँ, ये बहुत सिलोजिस्टिक सिंपल लॉजिक है। हाँ, यही मेरी अब विचारधारा है। हम कुल मिला के अपना बिहेवियर आंख बंद करके मॉडल कर रहे हैं कि रिलेशनशिप कैसे होनी चाहिए 2 चीजों से। पहला, जो हमें सिनेमा में दिखाया जाता है, क्योंकि हमें लगता है ये आइडियल रियलिटी है। हम मूवी देखने जा रहे हैं, हम अपने आप को लेकिन काइंड ऑफ एजुकेट करने भी जाते हैं सोशल लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि समाज या जीवन में आइडियली जीते कैसे हैं। दूसरा, ये जो लोग हैं हम इनके ऐसा बनना चाहते हैं, तो हम इनको मॉडल्स कह रहे हैं अपना। तो ये जो हमें दिखा रहे होते हैं इसको भी हम कहते हैं हाँ फिर ये चीज नॉर्मल है। ये एक बहुत बड़ी सिंपल इसका एग्जांपल है कि भाई पेरेंटिंग क्या, हम जब छोटे थे मूवी रिस्पॉन्सिबल थी कि पेरेंटिंग की स्ट्रैटेजीज या स्टाइल्स चेंज किए जाएं, जिसके लिए पिक्चर आई तारे जमीन पर। तारे जमीन पर एक एजुकेशनल मूवी थी टेक्निकली इंडिया में। आमिर खान को तुम लोगों को पता नहीं है, आई डोंट नो कितने लोग तुम लोगों में से जवान हो, कितने लोग हमारी उम्र के हैं जिनको उसको काइंड ऑफ इस बात का वो दिया गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोल बेरर्स काइंड ऑफ घोषित किया गया था समाज में कि तू बैठ के अब सिर्फ एजुकेशनल मूवीज बना जिनमें मैसेजेस होंगे, तू सोशल फैब्रिक चेंज करेगा, सोशल कॉन्शियसनेस चेंज करेगा इस देश की। एंड ये मुझे अब समझ में आता है कि क्योंकि उसका इंपैक्ट इतना स्ट्रांग था। तारे जमीन पर देख के सारे माँ बाप ने अपनी रिलेशनशिप इवैल्यूएट करी थी। 3 इडियट्स का लास्ट सीन देख के कितने माँ बाप ने अपनी रिलेशनशिप इवैल्यूएट करी थी। इसी की डार्क साइड भी है और इसी की पॉजिटिव साइड भी है। और तीसरा प्रश्न आता है, क्या ये होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इनके जो लेखक हैं ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, ये कोई एम्पेरिकल साइंस है नहीं, कोई रिसर्च पढ़ के नहीं बना रहे। ये कोई हो सकता है इनमें से बैठ के इंसान हो जिसकी जिंदगी में सारी रिलेशनशिप्स फेल हुई हो, उसका बहुत ही नेगेटिव व्यू हो लाइफ के बारे में। ये आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट अपना उस मोमेंट का एक्सप्रेशन शेयर कर रहा है। कोई अगर लेट्स जैसे इंसान है, थोड़ा सा परवर्स इन नेचर है, परवर्स बिहेवियर है, इन तरह की फैंटेसीज में पता नहीं कितना सेवन करता है, एडिक्ट है किसी चीजों का, और वो उठा के अब अपनी चीजों को उठा के पिक्चरों में लिख रहा है कॉमेडी के नाम पे। अब वापस लाओ तारे जमीन पर वाला लॉजिक,
समाज देख रहा है भाई पिक्चरों को आज भी हम काइंड ऑफ कि हमें को थोड़ी सी सोशल लर्निंग मिलेगी इससे। आओ दूसरा लॉजिक, 18 17 16 साल के बच्चे हैं, वो तो एक्चुअली मॉडल कर रहे हैं क्योंकि उनका तो दिमाग भी उतना नहीं इवॉल्व है, डेवलप्ड है। इवॉल्व गलत वर्ड हुआ। और वहां पे बात सही कह रहा है भाई, हम मूवीज बना रहे हैं जहां पे हम दिखा रहे हैं भाई मल्टीपल पार्टनर्स, एक लड़की रख के बैठी है और वो प्रेमिस झट से भूल जाओ कि ये हुआ भी प्रेमिस है कि उसका बच्चा हो गया। अब दो जो लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपस में लड़ रहे हैं। ये मर्दों की प्रॉब्लम है बाय द वे कि एक लड़की ये कर रही है, चीटर है बेसिकली दोनों पे, आई डोंट नो जो भी है, प्रोमिस्कुअस है कि भाई उसने हमें एविडेंस दिया इस मूवी ने जो कि एम्पेरिकल साइंस में एग्जिस्ट करता है कि कैजुअल सेक्स का एक्चुअल रिजल्ट क्या होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज बाय द वे। एंड बुरा मत मानना, हमारे देश में काफी हद तक नॉर्मलाइज्ड है क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्रताड़ना देखते हैं ऑफ मेनी काइंड्स। हमारा देश में बहुत सारी ट्रैजिक न्यूज डेली बेसिस पे आती है, तो हम थोड़ा सा डिसेंसिटाइज हुए हैं। हम अबॉर्शन को भी इतना वो नहीं समझते, बट ये बहुत बड़ी चीज होती है। कौन सी स्टेज में हो रहा है, क्या हो रहा है, और एक रीजन है डेवलप्ड कंट्रीज में या इवन अमेरिका में इतनी बड़ी डिबेट होती है कि इसको लीगल करें या इलीगल करें, क्योंकि भाई उठाई हुई खीर की तरह 15 16 17 में लोग, 18 में 19 में 20 में पिल खाते रहते, जब लोगों को, लड़कियों को यहां पे पता नहीं है पिल के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। आप धज्जियां उड़ा रहे हो अपनी बॉडी की, हार्मोनल प्रोफाइल के में धज्जियां उड़ा रहे हो। आप फ्यूचर में जब 30-35 के होने वाले हो सकता है कॉम्प्लेक्सिटीज हो आपको। क्या आप इंसान कुछ नहीं यार खा लेते हैं अगले दिन पिल, हलवा पूड़ी समझते हैं? लड़कों को इतनी समझ ही नहीं है क्योंकि उनकी बॉडी नहीं है। प्रॉपर एम्पेरिकल रिसर्च है, भरी हुई है, कैजुअल सेक्स से तुम्हारी ऑब्वियसली होंगी ना यार। यस, अबॉर्शन मैं सच बताऊं तो लीगल होने चाहिए, लेकिन उसको हलवा पूड़ी नहीं बना देना चाहिए। और यही होता है जब आप ऐसी चीजों को नॉर्मलाइज कर रहे हो, क्योंकि फिर आपके पास ओके इस मूवी की तरह क्या रियलिटी में कोई रिकॉर्ड्स है क्या? जो भी मूवी में दिखा रहे कॉमेडी चल रही है, तुम्हें बता दो लड़कों की जिनकी लाइफ में अगर ऐसा पता चले, अरे यहां पे कोई भी लड़का ले लो जिसको ये पता चले चलो बच्चा नहीं हुआ है बट उसने संभोग किया किसी और के साथ, वो रिश्ता बचने वाला है? उस रिश्ते में कितना रोना धोना, सर फोड़ना और क्या तीतड़ बीतड़ होने वाली है। एक्चुअल रियल लाइफ एप्लीकेशन देखो प्रेमिस का, सिंपल। क्या रियलिटी में तुम में से जितने लोग भी हो, तुम्हें पता चले तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक दिन कहीं कहीं गई थी और वहां गई थी, वहां उसने किसी और के साथ कर लिया, या कोई लड़की सोचे ये सेम चीज तुम लड़के रिपोर्ट करो, भाई हमारे वेकेशन पे गए थे और वहां पे अपनी जो अपने जिसको फ्रेंड कहते हैं या फिर भाई, और ये करके आ गए, तुम क्या कहोगे कि अब ये कॉमेडी बनने वाली मूवी, ये कॉमेडी का प्रेमिस है? लोगों की जिंदगियां उजड़ जाती हैं भाई चीजों से, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं लाइफ टाइम। ताकि अरेंज मैरिज वाला ऑप्शन ही चूज करता है इंसान। अब ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बात से डिसएग्री करेंगे, लेकिन जो एग्री कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं वही मेरे लिए इनफ है। आपके बहुत सारे फ्रीक्वेंटली रिलेशंस चेंज होते चले जा रहे हैं। यहाँ पे लड़का लड़की मैं बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं कर रहा, दोनों अपने हिसाब से ही सोचना। आपके रिलेशंस बहुत तेजी से चेंज होते चले जा रहे हैं और ना ही आप उनको सीरियसली लेते हो। तो यंग एज में तो इंसान को बड़ा मजा आता है ये सारी चीज करने में। पता है क्यों? क्योंकि उसके पास दोस्त होते हैं, उसके पास भाई बहन होते हैं, उसके पास ऑफ कोर्स अपने पेरेंट्स भी होते हैं। अब ऐसे टाइम में यंग एज में जब उसे इमोशनल सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे बंदे या लोग अवेलेबल हैं, वो ये गलती कर देता है कि अपने सबकॉन्शियस या इमोशनल ब्रेन को इतने गंदे तरीके से डैमेज करता है कि आने वाला टाइम उसके लिए बहुत डिप्रेसिंग होने वाला है। पहले तो ये चीज़ बड़ी बेसिकली क्लियर है कि अगर आप अपना पार्टनर साथ वाला उसको रेगुलरली चेंज कर रहे हो तो ये बात तो श्योर है कि वो आपका वो बंदा नहीं है जिसके साथ आप सीक्रेट शेयर कर सकते हो या आप अपने अंदर की भड़ास निकाल सकते हो। क्योंकि ऐसे काम के लिए एक परमानेंट बंदा चाहिए, एटलीस्ट उस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम के लिए तो पर्टिकुलर बंदा चाहिए। हो सकता है बाद में आपको लगे कि आपकी कंपैटिबिलिटी ठीक नहीं है या बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाए, टॉक्सिक रिलेशन हो जाए, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में एटलीस्ट आपको वो बंदा परमानेंट लगता है, इसलिए आप उसके साथ सीक्रेट्स वगैरह शेयर कर पाते हो। अब यहाँ से होती है प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू, क्योंकि हमारा जो सिर्फ आज के बारे में सोचने का दिमाग होता है वो आज तो सोच रहा है कि हमारे पास दोस्त हैं, भाई बहन है, सब कुछ है, लेकिन वो कल आपके इमोशनल सपोर्ट के लिए नहीं होंगे। जब ओके मैं यहाँ पे बस सिंपल चीज को रियलिटी में पुट करते हैं, हम सब सिंपल इसको रियलिटी में पुट करते हैं। लेट्स से 19 साल का इंसान है, लड़का ले लो या लड़की ले लो, दोस्त हैं, कजिन्स हैं, यानी कि हम जिसको कह रहे हैं इमोशनल सपोर्ट है। मुझे एक बात बताओ, अगर आप कोई भी इंसान है 19 साल का, लड़का हो या लड़की हो, वो हर हफ्ते में एक नया पार्टनर के साथ सोता है, कौन इमोशनली सपोर्ट करने वाला है, और सिंपल उसके बाद एक प्रपोर्शन लो, कितना परसेंटेज होगा पीछे लोग काइंड ऑफ आप गॉसिप कर रहे हैं, पीछे लोग काइंड ऑफ नेम कॉलिंग कर रहे हैं और तुम पे ट्रस्ट नहीं करते। आज पता है इसने क्या किया? अबे यार, तुम धीरे धीरे उनके दिमाग में क्या बनते आ रहे हो? एक इंसान जिस पे वो कभी ट्रस्ट नहीं करने वाले, एक इंसान जिसको अपने कभी अपने इंटीमेट पार्टनर से नहीं मिलवाएंगे, एक इंसान जिसको कभी तुम अपने बहन से, भाई से
या किसी भी अपने परिवार से नहीं, तुम्हारे बहुत ही ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स होंगे, और एक ये होगा, ये इसको तुम फन की कैटेगरी में पुट कर दोगे, लेकिन इसको कभी तुम फैमिली फंक्शन से नहीं बुलाओगे, जब तुम्हें एक्चुअल में जरूरत पड़ेगी तुम इसको नहीं बुलाओगे, कभी कभी हो सकता है फ्रेंड्स की ट्रिप चल रही हो, तुम काइंड ऑफ इसको हटा ही दो, तुम सिर्फ उन 3 लोगों के साथ जाओ जिनके साथ तुम कहते हो हाँ मैं इन पर ट्रस्ट करता हूं, मैं अपनी जिंदगी के साथ ट्रस्ट करता हूं, जिसको हम कहते हैं दोस्त, दोस्त है मेरा ये। तुम उसको शायद कभी दोस्त की तरह ट्रीट नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है ये जब अपनों के साथ धोखा करता रहता है, ये रोज छल कपट करता है, या रोज जब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसकी जिंदगी तबाह कर रहा है। लेट्स बी रियल, अगर सिंपल हफ्ते की प्रोबेबिलिटी ले लो या महीने में 1 इंसान, तो 4 महीने में 4 इंसान। अब यहां पे सिंपल प्रोबेबिलिटी खेलते 50-50% वाली। 50% पहला इंसान कहता था हम भी तुम्हारी तरह छल कपटी हैं, लेकिन 50% यानी दूसरा इंसान हुआ जो कि एक्चुअली में तुमसे कंफ्यूज था, तुमने शायद उसका फायदा उठाया, शायद उसकी भावनाओं या वल्नरेबिलिटी का तुम फायदा उठा गए, शायद वो तुम्हें लाइक करता था, शायद तुमने उससे बहुत भयंकर लेवल पे झूठ बोला है। 50-50% दोनों तरफ खेलो। तो एक इंसान के साथ शायद तुम कहना चाहो, हम कह देते हैं चलो ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा इंसान का तो तुमने कहीं ना कहीं किसी को चोट पहुंचाई है। फिर तीसरे इंसान में हो सकता है वापस कहो कि भाई हमारा जो तीसरा महीने में जो इंसान आया मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। चौथा जो इंसान आया मे बी अगेन वो तुमसे शायद प्यार करता था, मे बी वो तुम्हारे साथ थोड़ी सी आगे चीजें चाहता था, मे बी उसने स्टार्टिंग में कहा भी कि मैं अगर इंटीमेट हो रहा हूं तो मेरे उसकी ये रूल्स हैं, क्या तुम रूल्स में अग्री करो? तुमने कहा हाँ मैं कर रहा हूं, लेकिन तुम बाद में पलट गए। अब आए रियलिटी में इंसान एक टाइम पे 3-4 लोगों को सीख कर रहा होता है। ऐसे लोग एक बार में एक को भी नहीं कर रहे होते, मल्टीपल पार्टनर्स का होल पॉइंट यही हुआ। तो कितने लेवल का छल कपट, धोखाधड़ी, साइकोपैथी। क्यों साइकोपैथी आई? क्योंकि हमारे अंदर एम्पैथी नहीं है। कोई अगर इंसान, तुम अगर ऐसे कर्मों में इन्वेस्टेड हो, तुम किसी ना किसी को रुला रहे हो, किसी ने कोई तो कोई कॉल करके तुम्हें गालियां बक के फोन काट रहा है और तुम्हें मजा आ रहा है यहां पे, तो क्या हुआ? इसको कहते हैं सेडिज्म। ऐसा इंसान जिसको डेली बेसिस पे प्रॉब्लम नहीं है, किसी जो इंसान को एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा है। मेरी बात समझो, लड़की चाहे लड़का, अगर वो देख रहा है कि इसके साथ सिर्फ सेक्स चाहिए, यानी कि इसकी ह्यूमन यूटिलिटी से मुझे फर्क नहीं पड़ता, इमोशन से फर्क नहीं पड़ता, मैं रिड्यूस कर रहा हूं इस इंसान को मेरी जो नीड है उसके सेटिस्फैक्शन तक, इस पे तुम ट्रस्ट नहीं करोगे लॉन्ग टर्म में। दूसरी चीज न्यूरोप्लास्टिसिटी। सिंपल सी बात कर रहे हैं हम लोग यंग लोगों की, यानी कि प्लास्टिक, ब्रेन प्लास्टिक है, बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस आपने सबने पढ़ रखा है, आपने खूब एंड्रू हुबरमैन देख रखा है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का होल पॉइंट क्या होता है? जो आप बिहेवियर रिपीट करते हो, 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 वो क्या होता जाता है? एक नया बिहेवियर कंठस्थ रूप में, न्यूरॉन्स क्योंकि फायर हो रहे हैं तो एक न्यूरल कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, यानी कि एक बिहेवियर कंठस्थ रूप में कॉन्क्रीटली स्ट्रांग बन रहा है। यानी कि लाइफ एक स्विच नहीं है कि मैं 4 साल तक रैंडमली लड़कियों के साथ सेक्स करूंगा, या लड़की कह रही है मैं 4 साल तक रैंडमली लड़कों के साथ सेक्स करूंगी और एक दिन मैं स्विच बटन दबा दूंगा, मैं कमिटेड हो जाऊंगी। नॉट हाउ द ब्रेन वर्क्स। जो आप पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हो, वो पैटर्न्स फिर ब्रेक करने में आपकी हिल जाएगी। जो पैटर्न आप चाह के क्रिएट कर रहे हो, आपकी ऑलरेडी इंक्लिनेशन है, आपकी ऑलरेडी चाह है, इच्छा है कि आप एक्शन ले रहे हो, तो आप उसको ब्रेक क्यों कर लोगे? बायस देखो ना उस पैटर्न को करने का कितना स्ट्रांग है कि आप 4 साल तक करते चले गए। तो आप मे बी कॉग्निटिवली अपने आप साथ सिर्फ छल कपट कर रहे हो अपने साथ कि हम इसको बंद कर देंगे। कैसे बंद कर दोगे? तुम इतना बुरी तरह से करना चाहते हो, वो क्यों बंद कर दोगे? और 4 साल के बाद होगा कि मैंने 4 साल का वादा किया था, 4 साल और बढ़ा देते हैं, 4 साल और बढ़ा देते हैं। सेल्फ कंट्रोल, जो हम फिलोसफी में कहते हैं, साइकोलॉजी में कहते हैं इमोशन रेगुलेशन, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर कोई भी इंसान सिंपल बेस लेवल पे देखना चाहता है जिसके साथ आप हो, वो कितना बढ़िया पार्टनर होगा, ये अपने आप को इमोशनली कितना अच्छी तरह से रेगुलेट कर लेते हैं, यानी कि इंपल्सिवली डिसीजन मेक नहीं करते, सोचते हैं चीजों के बारे में, रिएक्टिव इतने ज्यादा नहीं है, तुरंत रिएक्ट नहीं करते चीजों पे, यानी कि इंपल्सिवली, यानी कि कंट्रोल कर पाते हैं अपने रिएक्शंस को, सोचते हैं उनको चीजों को नेगेटिवली कैसे परसीव करते हैं, कितना तेज इनका नेगेटिव रिएक्शन होता है। इमोशन रेगुलेशन में क्या होता है? अगर किसी इंसान को बुरा भी लग रहा है कोई चीज, तो इंसान उसको एनालाइज कर पाता है, उसको बुरा लग रहा है तो भी उसको कॉन्टेक्स्ट से पुट कर पाता है, और उसका रिएक्शन इतने ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होते हैं। अब हम बात करें एक इंसान की जो कि एक लड़की को देखता है और वो रेगुलेट नहीं कर पाता, चाहे वो किसी की बहन हो, चाहे वो किसी की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड हो, चाहे किसी की वाइफ हो, उसको फर्क नहीं पड़ता। ये किस लेवल का नार्सिसिस्टिक बिहेवियर नहीं है? दूसरा, इसमें कोई सेल्फ रेगुलेशन नहीं है। मैं की पूजा में इंसान एक जानवर की तरह प्रे देख रहा है, उसके साथ तुम कह रहे हो भाई हाँ फ्यूचर में हम शादी कर सकते हैं, क्योंकि उसने एक स्विच की तरह, हमने अपने मनगढ़ंत स्विच बनाया, हमने उसने ऑफ कर दिया, अब वो लॉयल रहेगा हमेशा। ऐसे किसी भी इंसान के 20 साल का रिश्ता देख लो, क्लेम्स में मत जाओ कि अगर एक इंसान कह रहा है मैंने बहुत बहुत किया फिर मैं एकदम से लॉयल हो गया, ऐसा करो, कहो कि हाँ आज तू ये क्लेम कर रहा है, अब तेरा 20 साल का डेटा देखते हैं उस क्लेम के बाद,
देखो एक बार 20 साल का बिहेवियर, तो मैं लिखित में दे रहा हूं, इतना भयंकर हाई परसेंटेज होगा कि लोग रिवर्ट किए चीटिंग में, या फिर लोग पीछे से चुपचाप जाके करने लग गए। ये आपका बिहेवियर है, आपने बिहेवियर क्रिएट कर दिया है। आप कोई वो थोड़ी हो जीसस क्राइस्ट या बुद्धा एकदम से एक दिन उठे और अपनी सेल्फ ट्रांसेंडेंस अचीव कर लिया। आप तो एनलाइटमेंट लेवल की फिर बात होगी ना, वो एक झटके में आप सीधे कहोगे मेरे को मोक्ष मिल गया। उनकी फैमिलीज क्रिएट हो जाएंगी, दोस्तों की भी, भाई बहनों की भी, तो उनकी फैमिलीज डिफरेंट हो जाती हैं। चाहे आप कितना मर्जी अपने दिल को दिलासा देने की कोशिश करो, फाइनली जब उनकी फैमिलीज अलग होंगी तो आप उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 नहीं हो। पहले दैट्स कॉल्ड एडल्टहुड विदाउट अ डाउट। कि जितने लोग आज तुमको फन के नाम पे भाई 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 कर रहे हैं, यही लोग 28 में तुमको बेवकूफ और लूजर कहेंगे। ये मैं बता रहा हूं लिखित में, तुम लूजर कहे जाओगे। और वो कहेंगे जो आज में भाई भाई भी कर रहे हैं ना, वो कहेंगे 20 में भी लूजर ही था। हो सकते हो, बाद में आप दूसरे नंबर पे चले जाओगे, शायद तीसरे चौथे पे भी चले जाओ। और लोग टीनेज ईयर्स में या फिर उसके बाद भी दोस्त क्यों बनाते हैं? क्योंकि पेरेंट्स से कुछ बातें हम शेयर नहीं कर पाते। उसका एक जनरेशन गैप होता है। प्रैक्टिकली चीजें समझने की कोशिश करना, वो जनरेशन गैप मेक श्योर करता है कि आप अपनी कई सारी इमोशनल सपोर्ट की बातें अपने पेरेंट्स से कर नहीं पाते। दोस्त भाई बहन इमोशनल सपोर्ट के लिए रहते नहीं है, माँ बाप से आप शेयर कर नहीं पाते। वहां से शुरुआत होती है उस डिप्रेशन की, और नेवर एंडिंग डिप्रेशन की। और इसी का रिजल्ट है कि जैसे जैसे हमारा कंट्री वेस्टर्नाइजेशन के अंदर घुसता चला जा रहा है, वैसे वैसे जो अर्बन एरियाज है वहां पे डाइवोर्स रेट और इवन सुसाइड रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। जो देखो, डाइवोर्स रेट को हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए जैसे कि डाइवोर्स एक बहुत ही, ये एक मुझे बहुत खतरनाक चीज लगती है, क्योंकि कई रिलेशनशिप्स एक्चुअल में दोनों लोगों की जिंदगी खत्म कर रही है। कई डाइवोर्सेस एक्चुअल में म्यूचुअल होते हैं, कई डाइवोर्सेस एक्चुअल में बहुत ज्यादा कॉर्डियल होते हैं। मार्कर रख के उसको एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट की तरह हमें ऐसे पेश नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली धोखाधड़ी भी हो रही है। तो एक चीज समझो, डाइवोर्स वर्ड के अंदर एक बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है और बहुत बड़ी रेंज है। यू कैन फाइंड एंड यू कैन गेट इनटू बैड रिलेशनशिप्स। अगर हम समाज में ऐसा एक मार्कर क्रिएट कर देंगे, डाइवोर्स गलत चीज है, डाइवोर्स गलत चीज है, तो एक इंसान जो घटिया से घटिया शादी में फंसा हुआ है और वो मर रहा है डेली, वो इस सामाजिक मार्कर के चक्कर में निकलेगा नहीं। ये बननी चाहिए कोशिश कि हम डाइवोर्स को कॉन्टेक्स्ट बेसिस पे क्रिटिसाइज करें और डाइवोर्स को ऐसा एक टैबू ना बनाते हैं कि जिसको निकल जाना चाहिए वो भी नहीं निकल रहा है। एक औरत है जिसको गालियां पड़ती हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है उसके साथ प्रताड़ना, वो कह रही लेकिन डाइवोर्स तो ऐसा हो जाए तो मेरे पे पता नहीं क्या लांछन लग जाएगा। अरे देवी निकल जाओ, अपनी जिंदगी बचाओ, प्रताड़ना हो रही है। तो एक अब यही इंसान इस बात को सुनकर कहेगा हाँ मैं मानता हूं ये बात, बट हम बिना सोचे समझे डाइवोर्स वर्ड को कैसे पेश करते हैं। आप जिंदगी में कोई भी चीज पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में नहीं मार दी छक्का। कोई भी चीज ले लो, तुमको बहुत ज्यादा उसमें गलतियां कर करके एरर कर करके तुम सीखते हैं। लिटरली ब्रेन कॉग्निटिवली ऐसे लर्निंग का प्रोसेस यही है। एरर हम मेक करते हैं हर चीज में। तो ये कॉन्सेप्ट डाइवोर्स में भी लगाओ। कई रिश्तों में आप ऐसे लोगों के साथ फंस चुके होते हो जो कि आप स्टार्टिंग में इनको आप नहीं समझे थे। कितने लोग एक्चुअली जो नार्सिसिस्ट हैं वो सूडो साइकोलॉजी को यूज करके पार्टनर के पर खच्चोड़ आ रहे हैं मैनिपुलेशन में। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि भाई जो इंसान, हमें नहीं पता भाई किस लेवल पे कट रहा है। डाइवोर्स वर्ड को इतना वो मत बनाओ हवा। अगर कोई निकलना चाह रहा है और दोनों अगर खुश हैं, और फिर अगर किसी की जिंदगी बच रही है, भाई निकल जाओ, वो बेटर है रादर देन ये कि मेरे को डाइवोर्स का। और अगर डाइवोर्स एक फेलियर के साथ हम जोड़ रहे हैं सोसाइटल, तो वो चीज मैं कहूंगा उससे हटाओ। दूसरा जो आपने बात कही डाइवोर्स के अलावा, डिप्रेशन की, हम जो वेस्टर्नाइज हो रहे हैं उन सोसाइटीज के मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो परखच्चे उड़ चुके हैं। उन सोसाइटीज का हीरो कौन है इस वक्त? अमेरिका का सबसे बड़ा हीरो कौन है? ह्वाक थू जो लड़की है वो है। ह्वाक थू जानते हो ना, जो मीम हुआ है। इस देश में अगर ये लड़की माइक पे कोई बोल रही होती, पूरे एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? वो लड़की को उन्होंने सबसे फेमस देश बना रखा है। इसको प्लीज कॉमन सेंस से देखना, उस सेंस में देखना कि जहां पे गौतम बुद्ध जैसे जिस पृथ्वी में लोग एग्जिस्ट किए हैं, महावीर एग्जिस्ट किए हैं, विवेकानंद एग्जिस्ट किए हैं, सोक्रेटिस एग्जिस्ट किए हैं, जेएस मिल एग्जिस्ट किए हैं, कोई फिलोसोफर कुछ भी ले लो यार, नोबेल प्राइज विनर रिचर्ड फाइनमैन एग्जिस्ट किए हैं, स्टीवन जे गोल्ड एग्जिस्ट किए हैं, ऐसे ऐसे लोग एग्जिस्ट किए। उसके बीच हम फेमस आज के जमाने में एक सब कॉन्टिनेंट अमेरिका हम कहते हैं, वो किसको चूज कर रहा है सबसे पॉपुलर इंसान? तो उस सिंपल सी चीज देखो, उस कल्चर का क्या हाल है भाई। उस कल्चर से थोड़ा सा अभी दूरी बनाओ। बेवकूफी और मूर्खता को अट्रैक्ट करते हैं वो, इसलिए मेजॉरिटी वो बनना चाहती है। लेकिन उनके मेंटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स आप देख लो, 13 साल की 11 साल की लड़कियों के डिप्रेशन और एंजाइटी के
इवन लड़कों के। जो अर्बन एरियाज हैं या अल्ट्रा रिच फैमिलीज हैं, कहने को उनके पास बड़ा लेविश लाइफस्टाइल है, हजारों नौकर हो सकते हैं, हजारों रिलेशंस भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी टॉप सीक्रेट बातों को शेयर करने के लिए लोग नहीं बचते। अब शायद कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई हमें समझ है कि किससे शादी कर। अल्ट्रा रिच का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो हमारे दिमाग में एक सिंपल बायस बना हुआ है। अल्ट्रा रिच होते सभी इंसान है, सबकी लाइफ सेम है। अगर तुम सिंपल चौल में चले जाओ, वहाँ पे हो सकता है इंसान हो जो कम्प्लीटली आइसोलेटेड है अपने एक्शंस की वजह से, फिर सिंपल किसी से बात नहीं करना चाहता। सिमिलरली तुम्हें करोड़पतियों के घर में जाकर कोई इंसान है जो कम्प्लीटली आइसोलेटेड है, किसी से उसको बात नहीं करनी। लोग तो लोग होते हैं यार, करनी है किससे नहीं, कौन से रिलेशन ठीक है कौन से नहीं है। और कुछ लोग अभी भी अरेंज मैरिज करते हैं, बहुत लोग करते हैं इनफैक्ट, कुछ नहीं। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो कंजर्वेटिव सोसाइटी से निकल के आते हैं, हम अभी भी उनके इन्फ्लुएंस में हैं। हमारे पास मोस्टली दो तरीके के इन्फ्लुएंस ही क्रिएट हो रहे हैं, एक तो हमारे पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस और दूसरा जो कैमरा इंडस्ट्री का मॉडर्न इन्फ्लुएंस है। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर चीज है ये। इंसान या तो अरेंज मैरिज कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपनी फैमिली का रिस्पेक्ट करता है या उसे वो मेथड ही बढ़िया लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर वो लव मैरिज करता है क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हुई और कैमरा इंडस्ट्री ने भी ये काम अच्छे से किया। लव मैरिज में भी कोई बुराई नहीं है, किसी से आपको प्रेम होता है और किसी के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठती है। बहुत सारे लोग हैं यार, कितने लोग मैसेज करते हैं कि भाई उनकी परफेक्ट पार्टनर है उनके लिए, ये है वो है, और कास्ट रीजंस की वजह से नहीं कर पा रहे वो। तो वहां पे आपको दिखता है कि भाई दो लोगों की ट्यूनिंग इतने टाइम से बैठी हुई है, दोनों जॉब भी अच्छी करते हैं, दोनों इतने टाइम से अपने फाइनेंसेस भी काइंड ऑफ प्लान कर रहे थे। मतलब इन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग, म्यूचुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। अरेंज मैरिज, लव मैरिज, ये सब कोई वो नहीं है। सारे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए अवेलेबल, सारे इंस्टीट्यूशंस बुलंद भी होने चाहिए, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कॉमन सेंस, लॉजिक, विजडम, कॉमन सेंस, लॉजिक, विजडम की सुपीरियरिटी और सुप्रीमेसी होनी चाहिए समाज में। अच्छा कल्चर वो है, वो समाज प्रॉस्पर करेगा, वो समाज सोचता है चीजों के बारे में, वो समाज बॉलीवुड या इन सब तरह की मूर्खताओं को कहता है ये मूर्खता है क्योंकि उसने सोचना शुरू कर दिया। इस टाइम तक ये अच्छा था, लेकिन आने वाला टाइम बड़ा खतरनाक क्यों होगा? क्योंकि हमारी जो जनरेशन है उनके पास एक एग्जांपल था, हमारे पेरेंट्स जो कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव सोसाइटी से आते थे। आने वाले टाइम में उनके पास कोई एग्जांपल नहीं होगा। इन्फ्लुएंस अगर होगा तो सिर्फ कैमरा इंडस्ट्री का या उनके साथ वाले बंदों का। और है मॉडर्न टाइम में भी तुम सिंपल चले जाओ, तुम कंजर्वेटिव अगर अमेरिका ले लो, भरे हुए हैं लोग। और इस वक्त बहुत भयंकर मूवमेंट चल रहा है अमेरिका में, कंजर्वेटिव जो ग्राउंड है वहां से क्रिश्चियन या फिर तुम्हारे इनकी जो इब्राहिमिक रिलीजन में जो मैरिज का, न्यूक्लियर फैमिली का जो भी वो है, जो कि हमसे एक्चुअली अगेन डिफरेंट है। हम लोग मल्टी जनरेशनल फैमिली वो करते हैं, यानी कि हमारे लिए फैमिली होती है बाबा दादी, माता पिता, बच्चे। तो 3 जनरेशंस काइंड ऑफ एक बच्चे को बड़ा करती थी। ये थी हमारी आइडियल इंडिया में। हम क्योंकि कलेक्टिव सोसाइटी हैं, समाज एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप में रहता था साथ में। अमेरिका में है न्यूक्लियर, सिर्फ माँ बाप और 2 बच्चे। अब वो तो कोलैप्स हो गई होगा ना, क्योंकि माँ बाप आप दोनों जॉब कर रहे हैं, तो बच्चों को कौन देखेगा? और ये चीज वो रियलाइज भी नहीं करते। लेकिन बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है अमेरिका में कि वापस हम आए मैरिज, प्यार, सैंक्टिटी ऑफ मैरिज, इन सब चीजों पे। और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिनके सामने बहुत बड़े एग्जांपल्स भी हैं। सेम तुम अगर सिंपल बात कर लो यूट्यूब की और इधर की भी, तो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि होलसम मैरिजेस में हैं। मिस्टर बीस्ट भी कमिटेड मोनोगमस रिलेशनशिप में है। प्यूडीपाई, उससे बड़ा एग्जांपल नहीं है होलसम एक मैरिज का, बच्चे का। तो ऐसा नहीं यार, एग्जांपल्स हमेशा रहेंगे। इंस्टाग्राम पे भी तुम चले जाओ, तुम्हें दिखता रहता है बच्चों की रील्स, फैमिली की रील्स बहुत सारी होती हैं। और हम चाहे कितना सिनिकली उसको क्रिटिसाइज कर लें, क्योंकि मजा आता है। काफी चीजों को मैं चीज समझता हूं, इंसान क्रिटिसाइज कर रहा होता है क्योंकि उसको उस मोमेंट में क्रिटिसाइज करना है। वो हो सकता है 10 साल बाद उसको ऑपोजिट कर रहा हूं। मैं लोगों को जानता था यूट्यूब पे बैठे हैं यूट्यूबर जो कहते थे मैं कभी शादी नहीं करूंगा, आज शादी वादी करके बैठे हैं, सब कुछ करके बैठे हैं। इंसान बहुत कुछ कहता है, एट द सेम टाइम एक्नॉलेज करो कि ये एक एवोल्यूशनरली, बायोलॉजिकली, सोसाइटली, कॉग्निटिवली, सोशली एंड ऑल्सो फिजियोलॉजिकली तुम्हारी नीड है, तुम्हारी वेलबींग के लिए नीड है। बट इवन इकोनॉमिक्स में भी तुम्हें चीजें दिखती हैं। जब तुम परिवार में आ जाते हो, तुम्हारे बच्चे होते हैं, तो तुम एक्चुअल में, मर्दों में एटलीस्ट उनकी इनकम ऊपर जाती है। पेयर बॉन्ड्स, सीरियल मोनोगमी फॉर्म करना होमोसेपियंस में एग्जिस्ट करता है बायोलॉजिकली, बाय द वे। इसीलिए तुम्हारे अंदर चाहे तुम कितनी बकवास कर लो, तुमने 1000 बार ट्राई किया है किसी न किसी लड़की पे। बोलो सत्य है कि नहीं है। जितने भी लौंडे यहां पे नीचे लिख रहे हो, बोलो जब भी तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हो, अंदर से ऐसे आता है ना, क्यों आ रहा है? क्योंकि एक अंदर तुम्हारे जीन्स में वो चीज है, वो मांग है। अब उसको तुम कॉग्निटिवली निगेट कर दो, मेरे से नहीं हो रहा, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, मैं किसी पे लांछन नहीं लगा रहा हूं। आई अंडरस्टैंड एंड आई ऑल्सो सिंपैथाइज। आइडियल लाइफ अगर तुम में से कोई भी लिखे तो सोचेगा यार ऐसी कोई प्यार करने वाली हो यार, ऐसी दिखती भी हो, ऑफ कोर्स उसमें सुंदरता भी तुम दे दोगे, मुझसे प्यार करे, ये पता नहीं क्यों तुम लिखोगे।
जब हमारे वो पेरेंट्स नहीं होंगे या उस जनरेशन के वो पेरेंट्स नहीं होंगे कंजर्वेटिव वाले, तो हम कौन से स्टेज में घुस जाएंगे, ये आप सोच के देखो। और बॉलीवुड या कैमरा इंडस्ट्री के जो इन्फ्लुएंस है उसको तो अंडररेट करा ही नहीं जा सकता, क्योंकि आज भी लोग सलमान खान के तेरे नाम का कट और संजय दत्त वाली पर्सनैलिटी लेके घूमते हैं। एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, पहले के टाइम में जब मोस्टली गाँव में लोग रहा करते थे, वहाँ जिंदगी जी जाती थी, तो लोग अक्सर अपने जो सीक्रेट्स हैं वो ऐसे लोगों के साथ भी शेयर कर देते थे जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंजर्स हों शायद उनके लिए, क्योंकि उनको पता है कि उसका इन्फ्लुएंस कुछ खास तो होने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई दिक्कत भी होगी तो गांव के अंदर होगी। वैसे भी उस टाइम पे यूनिटी बहुत हुआ करती थी, तो गांव के बाहर या अपने खानदान के बाहर बात ना जाए ताकि इज्जत बनी रहे, ये सारी लिमिटेशंस हुआ करती थी। अपने सीक्रेट को शेयर करना या अपने मन की भड़ास को निकालना बड़ा आसान हुआ करता था उस टाइम पे। आज क्या है, आज एक अनजान सा आदमी या लेडी, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं उनकी कोई भी इन्फॉर्मेशन को वायरल होने में सोशल मीडिया पे। आज सारा वर्ल्ड इतना इंटरकनेक्टेड हो चुका है कि आज जो इमोशनल प्रेजेंस की जरूरत है इंसान की, वो पीक लेवल की है। और ऐसे टाइम में जो आपके अराउंड 2-4 लोग हैं, वो कलेक्ट करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और हम क्या कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस को, अपने इमोशनल ब्रेन को डैमेज कर रहे हैं। कई बार तो ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट होती है कि किसी इंसान को सही बंदा या बंदी मिल भी जाए, तब भी वो उसके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं। एक तरफ हमारे यहाँ पंचायत जैसी सीरीज आती है, उसमें रिंकी और सचिव विजय का बड़ा सही लव कॉम्बिनेशन दिखाया है। 3 सीजन निकल चुके हैं, लेकिन आज तक सचिव जी ने और रिंकी ने हाथ तक नहीं पकड़ा है। और दूसरी तरफ ऐसी फिल्में हैं जो कल्चर को डैमेज करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसमें एक बच्चा है, उसके बाप 2 हैं। क्या सिनेरियो क्रिएट करते हैं। बहुत बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ, ये बहुत विनाशकारी चीज़ है, बहुत विनाशकारी चीज़ है, ये है विनाशकारी। क्योंकि मेरे दिमाग में जब मैं देख रहा था उस ट्रेलर को, मैंने कल रात ही देखा एक्चुअल में, ये लिखता कौन है और ये तुम कॉमेडी का प्रेमिस डाल रहे हो इसको, ये कॉमेडी है। रियल लाइफ में किसी के साथ अगर हो जाए तो 2 लोग लड़ेंगे एक्चुअल में आपस में, लड़की को कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लड़की मतलब 5 सेकंड में ट्रेलर में मुझे ऐसा दिखाया कि जैसे लड़की की अब प्रॉब्लम हट चुकी है, अब ये लड़कों के बीच की प्रॉब्लम है और ये कॉमेडी चल रही है यहाँ पे, और वो फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से। मैंने कहा वाह जी वाह यार, कर दिया। एक तो थोड़ा ये समझ नहीं आता कि हमें हमेशा कॉमेडी क्रिएट करने के लिए या पैसा क्रिएट करने के लिए इंटीमेट रिलेशनशिप्स की बात ही क्यों करनी होती है। कंक्लूसिवली अगर किसी इंसान के कुछ लिमिटेड रिलेशंस रह चुके हैं अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर को ढूंढने के लिए, वो सेंस करता है, वो आज के टाइम में वैलिड है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जितने भी लोग ये प्रैक्टिसेस करते हैं, मल्टीपल रिलेशंस एट वन टाइम, या फिर जल्दी जल्दी अपने रिलेशंस को चेंज, ब्रो उनकी बहुत हाई लेवल पे कोरिलेशन पाया गया है पर्सनालिटी टाइप्स, जो कि हो गए तुम्हारे नार्सिसिस्ट, साइकोपैथी, इन सब में हाई। नॉर्मली जो इंसान छल कपट धोखाधड़ी जिसके अंदर हाई एम्पैथी है, वो नहीं कर पाएगा मल्टीपल पार्टनर के साथ, क्योंकि उनको दिखेगा कि शिट मैं किसी को चोट पहुंचा रहा हूं, और वो 2 सेकंड में दिख जाएगा एक्चुअल में। तुम 2 लोगों के साथ 3 लोगों के साथ अगर करने लग जाओ एक बार में बातें, तो मैं देखेगा 2 में 3 लोग तुम्हें दिख रहा है थोड़ी मासूमियत से आ रहे हैं, कोई किसी चोट से आ रहा है, कोई तुम पे हो सकता है एकमात्र तुम उसके स्रोत हो ट्रस्ट करने के। तुम्हें एक्चुअल में सच्चाइयां देखने लग जाती हैं ह्यूमन कंडीशन की। सब कठिनाइयों से आ रहे हैं, सबके घरों में पता नहीं क्या क्या घटित हुआ है, कितों के घरों में अभी भी कुछ घटित हो रहा है। कोई हो सकता है अपनी जिंदगी की बहुत ज्यादा अपेक्षा तुम पे एक्चुअल में टिका रहा है, तो पूरी होप टिका रहा है कि यार तू मेरा सिर्फ एकमात्र दोस्त है, तू मेरा एकमात्र इमोशनल कनेक्शन है, मैं तेरे पे सब कुछ सीक्रेट जितने भी है मैं शेयर कर पाता हूं। और वो इंसान अगर उसको ना बता के 2 लोगों के साथ कर रहा है, और तो उसका दिमाग कुछ अलग है, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। क्योंकि उसको फिर किस लेवल का डिस्कनेक्ट होना है कि उसकी भावनाओं के साथ मैं किस लेवल का विश्वासघात कर रहा हूं, और मुझे फर्क नहीं पड़ता। और मैं जैसे ही सिलसिला से टेक्सटिंग खत्म करी, मैं यहां पे दूसरे से भी स्टार्ट कर दे रहा हूं, तो इस लेवल का मेरे को डिस्कनेक्ट चाहिए, यानी कि एम्पैथी चाहिए ही नहीं। और एम्पैथी ना होना एक साइकोपैथिक ट्रेट होता है, मेंटलाइजिंग प्रोसेस होता है। साइकोलॉजी में वर्ड जो होता है मेंटलाइजिंग में रिसर्च पाई गई है, प्रोसेस में प्रॉब्लम होती है। साइकोपैथी या हाई जो होते हैं, बहुत साइकोपैथी में हाई लोग, उनको दे डोंट चूज टू केयर। सो वो चीज आ गई ना नार्सिसिस्टिक। अब इसमें दूसरा ट्रेट आ गए, हाई इंपल्सिविटी, हाई अपनी मैं की पूजा करना। अब कोई भी इंसान जिसको इस चीज को लेकर बड़ा खुश मिल रहा है कि मैं कितने नंबर लोग बटोर सकता हूं, 4 लोग, वो किसकी पूजा कर रहा है? मैं की तो पूजा कर रहा है ना, क्योंकि वो देख रहा है लोगों को एक काउंट की तरह। ये सिंपल खिलौने हैं मेरे लिए, और फिर इन खिलौनों के साथ मैं बिस्तर में जाके मजे करता हूं। मजे के लिए कोई भी कॉस्ट। और इंसान क्या, एक ऑब्जेक्ट, एक खिलौना है खेलने के लिए। ये एक नार्सिसिस्टिक ख्याल है, क्योंकि मैं सेंटर पे हूं दुनिया में, मेरे मजे के कंपैरिजन में या समक्ष कुछ मैटर नहीं करता। इन चीजों को स्टडी किया गया है भाई। श्योर हम इसको ग्लोरीफाई कर सकते हैं, श्योर आप बहुत सारे पिकअप आर्टिस्ट पे जाके ये सब चीजें सीख सकते हैं। सीखने को इनैक्ट करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं कह रहा हूं आप कुछ भी सीख लें 2 कौड़े की चीजें,
अगर आपके अंदर नहीं है ऐसा बिहेवियर, आप नहीं कर पाओगे। आपको पहली लड़की से ही प्यार हो जाएगा, आपको पहले इंसान से ही हो जाएगा कि यार मेरे को लगाव हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर नहीं है चाकू मारना लोगों के अंदर, और बहुत लोगों के अंदर नहीं होता। मेरे में तुम लोग जेन्युइन बात बताना, कितने लोग हो तुम में से जो बहुत कुछ सीखे हो, इन सब बहुत सर्कलों में रहे हो, उसके बाद कर लेकिन घंटा कुछ नहीं पाए। और तुम लोग अगर किसी ने किया है तो कितना बुरा लगा उसके बाद, जब तुम्हारे सामने कोई रो रहा था, या तुम्हारे सामने थोड़ा सा कोई रुआसा हो गया, या तुम्हारे सामने किसी ने अपनी जिंदगी शेयर करी। द फर्स्ट टाइम समबडी शेयर्ड देयर वल्नरेबिलिटीज, अपने चाइल्डहुड के बारे में, अपने घर के बारे में उन्होंने कुछ बताया, तुम साला वहीं पे हो गया, यार ये तो मैं क्या कर रहा हूं यार ये मैं गलत कर रहा हूं यार, अब इस इंसान के साथ मैं कैसे कर सकता हूं, मैं इसको झूठ क्यों बोल रहा हूं यार। आ गई ना भावना, ये एक ह्यूमन भावना है। ये भी नहीं कह रही कि अच्छाई तो एक हम इसको फंक्शन दे रहे हैं। ये बेस लेवल कम्युनल भावना है, इसको कम्युनल कहते हैं होना, काइंडनेस, कंपैशन, क्योंकि हम सोशल मैमल्स हैं, हम कम्युनल बीइंग्स हैं भाई। हम सोसाइटी में एक दूसरे का साथ निभा के, हाथ पकड़ के ही सर्वाइव कर पाई है हमारी स्पीशीज पूरी की पूरी। तो हमारी को स्पीशीज को स्क्रू ओवर करना हमारे नहीं है बिहेवियर में। इसीलिए साइकोपैथ्स, नार्सिसिस्ट को इसलिए डार्क ट्राइड्स बोला जाता है, क्योंकि ये जो समाज जिसको बनाता है ये उसको बिगाड़ते हैं। साइकोपैथी का डायरेक्ट कोरिलेशन है स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल एक्टिविटीज से, वो भी जुवेनाइल टाइम से ही। जब छोटे से होते थे तभी से ये ऐसे काम करने लग जाते जो टोटल क्रिमिनल है। इनका जेल में आना जाना बना रहता है, फिर वो सोसाइटी में होंगे जहां पे इनके पास पावर है तो जेल नहीं जा रहे क्योंकि पहुंचा ये है, लेकिन उनकी एक्टिविटीज तुम खुद देख रहे हो क्रिमिनल हैं भाई। उनको मजा आता है, उनको कोई शर्म नहीं है। तो इसीलिए नार्सिसिज्म और साइकोपैथी में बहुत बड़ा ओवरलैप भी होता है। चेंज करता है क्योंकि मजा आ रहा है भाई लाइफ में। इन लोगों को लगता है कि एक टाइम के बाद सेटल डाउन हो जाएंगे एक ही लाइफ पार्टनर के साथ, लेकिन जो इमोशनल ब्रेन डैमेज हुआ है ना वो दोबारा रिपेयर नहीं होता है। और ऐसे केसेस में जब वो आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल भी जाता है ना, तब आप उस परफेक्ट लाइफ पार्टनर के लिए रेडी नहीं होते हो। तो जितना जल्दी हो सके। और दूसरा सिंपल ले लो, इस पे भी रिसर्च है। जो इंसान चीटिंग करता है या फिर मल्टीपल पार्टनर्स लगता है, उसने एक बिहेवियर इन्वेंट कर लिया है कि यही रियलिटी है। जो एक्शंस आप कमिट करते हो या फिर आप जिस भी एक्शंस के अराउंड होते हो, आपकी इकोलॉजिकल रियलिटी ये बन जाती है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी सराउंडिंग है। अब फिर वो इंसान इस रियलिटी के साथ आता है रिलेशनशिप में। तो एक बात बताओ, जब उसको लगता है रिलेशनशिप्स ही यही होती है धोखाधड़ी, क्योंकि उसने जिंदगी में हमेशा ये किया है, तो वो अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करेगा? तो ऐसे लोग नार्सिसिस्ट में बहुत हाई ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। ये अपने पार्टनर को हमेशा टेस्ट करते रहेंगे, अपने पार्टनर को हमेशा अक्यूज करते रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर इनको पता है पहली चीज, ये खुद भी करते हैं ये चीज, तो इनके साथ दूसरा क्यों नहीं करेगा जब मैं खुद करता आ रहा हूं ये चीज। तो ये प्रॉपर रिसर्च है भाई नार्सिसिस्ट के साथ कि ये रिलेशनशिप में भी भयंकर माइंड गेम्स खेलते हैं, इंसान को बेमतलब में जेलस फील कराते रहेंगे, उसको टेस्ट करते रहेंगे, ये सब करते रहेंगे। उस एक इंसान को जिसे आप चूज करना चाहते हो उसकी इंपॉर्टेंस को समझना स्टार्ट करो, क्योंकि वो आपकी लाइफ का आधा थेरेपिस्ट होता है। थेरेपिस्ट भी क्या करता है? दो ही चीजें मेनली वो करता है, एक तो वो एक्सपर्ट होते हैं आपकी बातों को सुन के उसके सॉल्यूशन को निकालने में। नहीं, थेरेपिस्ट सोल्यूशन कभी प्रोवाइड नहीं करता दोस्त। अगर थेरेपिस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करने लग गया तो वो थेरेपिस्ट नहीं है, वो पापा हो गया ना, मेंटोर हो गया। और ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है। आई अंडरस्टैंड भाई ये क्यों कह रहा है, क्योंकि भाई साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट नहीं है। भाई बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि थेरेपिस्ट तुम्हें सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। थेरेपिस्ट पापा नहीं है, थेरेपिस्ट ज़्यूस नहीं है, थेरेपिस्ट श्री कृष्ण नहीं है। थेरेपिस्ट एक तुम्हारे जितने इंटेलिजेंस वाला एक इंसान है, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है इसका इंटेलिजेंस सुप्रीम है कि नहीं है। जिंदगी में कोई भी अगर थेरेपिस्ट तुमको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है तो वो थेरेपी आई डोंट थिंक उसको आती है या उसने एक्चुअल में ट्रेनिंग ली है कहीं। थेरेपिस्ट के पास क्यों गए? क्योंकि तुम अभी शायद डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी या एबिलिटीज में थोड़े से टूट गए हो। तो यानी कि थेरेपिस्ट का जॉब है तुम्हारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटीज एंड एबिलिटीज वापस रिपेयर करना, ताकि तुम जब थेरेपी खत्म हो तब तुम बेटर डिसीजन मेक कर पाओ खुद से। तो थेरेपिस्ट का काम है वो आवाज बनना, वो दिमाग में जो दो कनेक्शन अभी टूट गए हैं उन कनेक्शन को जोड़ने वाला इंसान। तो वो क्या कर रहा है, तुम्हारे को वापस बता रहा है कि देखो तुम खुद से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आओ तुमको मैं तुमसे बात करना वापस सिखाता हूं। मैं तुमसे वापस तुम्हारे साथ जो घनिष्ठ रिश्ता तुम्हारा जो होना चाहिए कि तुम अब एक तंदुरुस्त सशक्त इंसान हो, वो है काम कर रहा है एक मीडिएटर का, एक आवाज का। तो मैं मियर तुमसे क्वेश्चंस करूंगा, तुम क्या महसूस करते हो इसके बारे में, तुम्हें क्या लगता है क्या पैटर्न्स हैं, तुम खुद तुम्हें सुचवा रहा है वो तुम्हारे बारे में, तभी तो टॉकिंग थेरेपी है ना। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो मैं कर रहा हूं, मैं थेरेपिस्ट नहीं हूं इसीलिए।
क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ओके, नंबर ऑफ सिमुलेशंस क्या एग्जिस्ट करती हैं ना, प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, नंबर ऑफ पैटर्न्स क्या हो सकते हैं, तुम ये बिहेवियर क्यों कर रहे हो, इसके रूट पे जाओ, ये फिलोसफी ये कहती है, ये फिलोसफी ये कहती है। तो मैंने 4 अप्रोचेस के हिसाब से सब करके मैं तुम्हें बता दिया भैया, दिस इज द प्रैक्टिकल वे ऑफ लुकिंग एट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। थेरेपी में अगर मैं ये करने लग जाऊं, या कोई भी इंसान अगर थेरेपी से करने लग जाए, तो बताओ तुम थेरेपिस्ट को कभी छोड़ोगे ही नहीं फिर लाइफ में। और जब भी कुछ होगा तुम कहोगे ओह मेरे रिलेशनशिप में हो रहा है, ओह मेरे को करियर में समझ नहीं आ रहा, जा रहे थेरेपिस्ट भैया मैं क्या करूं मुझे बताइए। तो डिपेंडेंसी कहां पे क्रिएट हो गई? तुम अपने पे तो डिपेंडेंट ही नहीं हो लाइफ में, तुम डिपेंडेंट हो गए एक तीसरे इंसान पे जिसके इंटेलिजेंस के बारे में तो कोई गणना ही नहीं है तुम्हारे पास, कोई एविडेंस नहीं है। क्या पता एक नंबर का मूर्ख इंसान हो वो। काउंसलिंग थेरेपी में बड़े से बड़े थेरेपिस्ट ने बुकें लिखी जिसमें वो बता रहे कितने ज्यादा इनसफिशिएंटली इक्विप्ड होते हैं थेरेपिस्ट तक लोगों की वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स में। हम किस बेवकूफ लेवल के एक बायस से एसोसिएट करते हैं थेरेपिस्ट को, क्योंकि थेरेपिस्ट वर्ड आ गया क्यों है तो हम सोचते हैं ये इंटेलिजेंट होगा। कंप्लीट इसका कोई एविडेंस नहीं है। वो एक इंसान है जिसने बस एक ट्रेनिंग कर रखी है, उसके पास सर्टिफिकेशन है, वो भी किस चीज का? थेरेपी। तुम्हें क्या लगता है एक वर्ड है? 25 तरह की या 50 तरह की थेरेपीज एग्जिस्ट करती हैं बाय द वे। सीबीटी इज ऑल्सो वन थिंग। सीबीटी के अंदर बहुत तरह की थेरेपीज होती हैं। हर डिसऑर्डर के साथ पूरी एफिकेसी उसकी क्या है, कौन सी थेरेपी इसको सॉल्व करेगी, उस पर खतरनाक लेवल पर रिसर्च है। तो हर डिसऑर्डर के साथ भी एक पर्टिकुलर टाइप की या 2 पर्टिकुलर टाइप की थेरेपी एफिशिएंट होती है, वर्क करती हैं एफिशिएंटली। कौन इंसान होगा थेरेपिस्ट जिसने इस पर्टिकुलर थेरेपी पे 5 साल का ट्रेनिंग किया है? वो कर पाएगा। अलग अलग तरह की थेरेपियां भाई, भयंकर रेंज है, नाम नहीं सुने होंगे तुमने, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है। और एक थेरेपिस्ट उन 50 में से 49 टाइप की थेरेपी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी ट्रेनिंग इस पर्टिकुलर थेरेपी में है। हर थेरेपी की लिमिटेशंस होती है कि वो इन्हीं तरह के प्रॉब्लम्स भी पेशेंट्स लें, वो उनको भी समझना चाहिए कि ये मेरे औकात नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई डिसऑर्डर है और आप अगर बैठे हो किसी रोजेरियन थेरेपिस्ट के पास, आप दूसरा वो आपकी बातों को सिर्फ सुनते हैं विद कंप्लीट प्राइवेसी, आपकी बातें कहीं लीक नहीं होंगी। और ये दूसरा वाला आधा काम तो आपका पार्टनर हमेशा ही जिंदगी के मोड़ पे, हर छोटे मोटे मोड़ पे करता है। ये गलती मत करो। डू नॉट डू दिस मिस्टेक ऑफ लूजिंग योर परमानेंट थेरेपिस्ट। बस इतनी छोटी सी वीडियो। नहीं, पार्टनर कभी थेरेपिस्ट नहीं है, ना कभी जिंदगी में पार्टनर को थेरेपिस्ट बनाना, ये मत करना। पार्टनर साथी है। अगेन भाई मैंने थोड़ी सी बाजू कहती है डिपेंडेंट वाली, तो आपको जिंदगी में सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। उसमें थेरेपिस्ट विजडम, फिलॉसफी, रीजनिंग सीखना, लॉजिक सीखना, सोचते कैसे हैं सीखना, ये सारी चीजें हेल्प करेंगी। इसीलिए कहते हैं इस पे काम करो। इसीलिए उपनिषद में कहा गया है अपने आप को जानने के तरीके क्या हैं, आओ उस पे बात करते हैं। गुरु के चरण पे बैठो, अब बात करते हैं अंदर। अंदर क्या है, बाहर छोड़ो। क्या है बात? अपने आप को ही जानने की बात हुई ना। तो तरीके अनेक हैं, लेकिन अगर आप पूरे दिन बैठ के स्क्रॉल करते रहोगे और मूर्खता से भरा चीजें दूसरों से सीखते रहोगे, तुमने कभी क्रिएट ही नहीं करी द एबिलिटी टू डिपेंड ऑन योर सेल्फ एंड द एबिलिटी टू रिलाई ऑन योर सेल्फ फॉर सॉल्विंग थिंग्स। तो तुम हमेशा इनकम्प्लीट रहोगे ना, और हमेशा इनकेपेबल रहोगे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स जब वो तुम्हारे सामने प्रस्तुत होंगी। ऑल्सो जब तुम्हारे सामने कोई पार्टनर है तो उसके सामने तुम डिफेंसिव भी हो जाओगे, क्योंकि तुम वो दिखाना नहीं चाहते कि भाई हम तो इनकेपेबल हैं। तो वहां पे तुम लड़ाई करोगे, तुम उन पे उंगली उठा दोगे। तुम्हारे यहां पे बहुत बड़ा पोटेंशियल है, तुम जो अभी हो उससे बहुत ऊंचाइयों को छूने का तुम्हारे अंदर है। बीहड़ लेवल पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर, तुम बस कदम नहीं ले रहे हो, चलना स्टार्ट करना है। और जो बात जहां तक इन्फ्लुएंसर की है, हमारे ऐसे इन्फ्लुएंसर भी बैठे हैं। मैं कोशिश करता हूं जितना ज्यादा तुमको मैं साइंस बेस्ड एविडेंस दे पाऊं, और उसके बेसिस पे क्या है आंसर। टाइम चेंज होता रहता है तो ह्यूमन बिहेवियर भी चेंज होता है। तो हो सकता है कई चीजें आज जो सही हैं 10 साल बाद वो अब दिख रहा है पैटर्न चेंज हो रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स चेंज हो रही है, सोशल फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, जेंडर इंस्टीट्यूशंस चेंज हो रहे हैं, तो रियलिटी भी चेंज होती रहेगी। खूबसूरत है यार चीजें, लेकिन एविडेंस एकत्रित करते रहो। एविडेंस रिलायबल है। बट ऐसी मूवियां ऑफ कोर्स यकीन नहीं होता मुझे ऐसी मूवीज बना रहे हैं लोग।